हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 18, जिसका नाम है मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति, जिसके विषय में बच्चों यहाँ पे हम विस्तृत जानकारी आज हम यहाँ पे गहन करने वाले हैं। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, बोर्ड के एग्जाम के अंदर इस चैप्टर में से हर साल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के लिए 100% श्योर इसमें से आता है, और एक जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कुल इस तरह ये चैप्टर जो है 5 मार्क्स का पूछा जाता है गुजरात बोर्ड की 10th के एग्जाम के अंदर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। भारत की अनेक आर्थिक सामाजिक समस्याओं में एक समस्या मूल्य वृद्धि, यानी जो चीज वस्तु है उसकी भाव जो बढ़ता है उसे कहते हैं मूल्य वृद्धि। अर्थतंत्र में सभी क्षेत्रों में मूल्य में लगातार अनियमित ऊंची दर से होती वृद्धि को मुद्रा स्फीति कहते हैं, जो एक समस्या रूप है। यानी अर्थतंत्र के सभी क्षेत्र के अंदर जो मूल्य जो है लगातार अनियमित रूप से जो ऊपर जो बढ़ता है, उस वृद्धि के दर को यहाँ पे मुझे बताया हुआ है मुद्रा स्फीति कहते हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। परंतु स्थिरता के साथ होने वाले मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के लिए पोषण रूप है। सामान्य रूप से मूल्य बढ़ने से नियोजकों उत्पादकों का लाभ बढ़ता है। नफा रूपी अप्रत्याशित लाभ से उन्हें नए उत्पादकीय शाहत शुरू करने का अवसर प्रदान करता है। उत्पादन खर्च से होने वाले मूल्य वृद्धि से कम होने से नफा का समयांतर बढ़ता है। यानी दिया गया है कि उत्पादन का खर्च होने वाली जो वृद्धि है और उसका मूल्य वृद्धि से भी कम हो, यानी उसका जो मूल्य हो उसकी मूल्य वृद्धि से भी कम हो, तो नफा जो बीच का जो नफा होता है उसमें समयांतर क्या होता है, बढ़ता है, जिससे उन्हें नया पूंजी निवेश करने का प्रोत्साहन मिलता है। जैसे कि आपने कोई चीज वस्तु 2 की लाई, उसे आपने 4 में बेच दी, तो जो 2 रुपये आपने जो नफा कमाया उससे वो नया निवेश करने का प्रोत्साहन मिलता है। परिणाम सर्व उत्पादक की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, बढ़ती हैं, और लोगों का रोजगार भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जब लोगों को अच्छी तनख्वाह मिलेगी, उसमें अच्छा प्रॉफिट निकलेगा उस मालिक को, तो क्या होगा, वो उसके अंदर रोजगार बढ़ेंगे, उसकी कंपनी भी तरक्की पे जाएगी और ज़्यादातर लोग उसके वहाँ नौकरी पाएंगे। उत्पादक, आयोजक या व्यापारी अपने आय बढ़ने से इस बढ़ोतरी में से अपने मजदूरों को अतिरिक्त वेतन के रूप में देता है, यानी जो उसमें प्रॉफिट निकालता है उसके हिसाब से उनको तनख्वाह देता है। इस प्रकार सबकी आय बढ़ने से खरीद शक्ति में वृद्धि होती है। यानी मान लो कोई मजदूर अगर 8,000 कमाता है तो वो 8,000 के हिसाब से रूम भाड़ा सब कुछ एडजस्ट करेगा। अगर कोई मजदूर 50,000 कमाता है तो वो और अच्छे अपार्टमेंट के अंदर रहेगा और उसके हिसाब से वो रहन सहन, उसके बाद अच्छी कार होगी, ये सब वगैरह के हिसाब से रहेगा। यानी अगर मजदूर की जो आय वृद्धि बढ़ेगी तो उसकी खरीद शक्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। अधिक चीज वस्तु के उपयोग करने के पीछे वित्त खर्च करने से उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। आर्थिक विकास की प्रवृत्ति वेगमान बनती है। इससे कह सकते हैं कि स्थिरता के साथ मूल्य वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। जब अर्थतंत्र में सभी चीज वस्तु और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार ऊंची दर से यानी उल्लेखनीय रूप से बढ़ता है तो लोगों पर उस पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आगे में दिया, तब तत्कालिक चीज वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन नहीं बढ़ता, परंतु मुद्रा की पूर्ति तेजी से बढ़ती है। इस प्रकार अधिक मुद्रा की पूर्ति व मर्यादित वस्तुएं मुद्रा स्फीति के स्थिति का निर्माण करती हैं। ऐसे मूल्य वृद्धि की स्थिति को मुद्रा स्फीति की परिस्थिति कहा जाता है। मूल्यों में होने वाली बड़ी उथल पुथल, खर्च, आय, उत्पादन के साधनों की कीमत की गणना को, उनके बंटवारे को, मुद्रा की आपूर्ति को अस्त व्यस्त करके अर्थतंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा करती है। जब मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र के आर्थिक विकास में समस्या बन जाती है। अब बच्चों, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मूल्य वृद्धि के कारण क्या है। यहाँ पे कारक कौन कौन से, तो बच्चों यहाँ पे 2 कारक देंगे हैं, ठीक है। उसके विषय में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही आपके स्वाध्याय के अंदर ये सवाल भी पूछा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 2 वेरिएबल हैं, देखते हैं। पहला यहाँ पे अर्थतंत्र में चीज वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन और
आपूर्ति में तत्कालीन वृद्धि नहीं हो सकने के कारण, यानी चीज वस्तु और सेवा का जो कुल उत्पादन होता है और आपूर्ति तत्कालीन वृद्धि में नहीं हो सकने के कारण, यानी तत्कालीन जो आपूर्ति जो है उसे तत्काल नहीं किया जा सके, तो उसके कारण अगला हमें दिया है, उसके सामने देश की कुल मांग में तीव्र वृद्धि होने के कारण मूल्य में सतत वृद्धि दिखाई देती है। जैसे कि खाने वाले लोग 10 लोग हैं और चीज़ कितनी है, 5 है, तो दुकानदार जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उसे ऊंचे दाम पर बेचते हैं। तो ये निम्नलिखित कारक जो है यहाँ पे जवाबदार हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हमें दिया गया। तो पहला, वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि, यानी जो पैसे की कीमतें उसमें वृद्धि। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। अर्थतंत्र में वित्त आपूर्ति में 3 तरह से वृद्धि होती है। पहला, कमी पूरक द्वारा अर्थात नई मुद्रा के सृजन के द्वारा। मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि अर्थात बाजार में मुद्रा की लेन देन बढ़े, यानी जितना मार्केट में पैसा रहेगा उससे वित्तीय आपूर्ति की वृद्धि होगी। यानी अब जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात चीज़ वस्तु भी क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। शाख विस्तरण की नीति के द्वारा ऋण की ब्याज दर घटाकर, जैसे कि आपने देखा होगा सिटी में आप जाते होंगे तो जो चीज़ आपको यहाँ 10 की मिलती है वही सिटी में आपको 20 रुपये की मिलती होगी, क्योंकि वहाँ के लोगों की वेतन क्या है, अधिक होती है। अर्थतंत्र में मुद्रा की आपूर्ति बढ़े, लोगों की आय बढ़े, कार्य शक्ति बढ़े, चीज वस्तु और सेवाओं की प्रभावकारी मांग बढ़े, परंतु उनके सामने कुल आपूर्ति में वृद्धि नहीं होती, यानी उनकी जो कुल आपूर्ति है उसके अंदर वृद्धि नहीं होती, जिससे मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हमने ये कारण देख लिया। आगे देखते हैं, सरकार योजना की और बिन योजना की खर्च पूरा करने के लिए खाद पूरक नीति के द्वारा नई मुद्रा का सृजन करती है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है। सरकार के प्रशासनिक खर्च बिन योजना के खर्चों में, संरक्षण खर्चों में हुई वृद्धि विविध कल्याणकारी योजना और मेलों उत्सवों के खर्चों से सार्वजनिक खर्च या निजी खर्च में वृद्धि करके बाजार में मुद्रा की आपूर्ति एकदम बढ़ती है और जो क्रय शक्ति बढ़ाती है, जो मूल्य वृद्धि को ऊंचा ले जाती है। इस प्रकार क्रय शक्ति में मूल्य वृद्धि का कारण बनती है। सरकार के बिन योजना की खर्च से चीज वस्तु या सेवाओं के कुल उत्पादन में या पूर्ति में वृद्धि नहीं होती, परंतु वेतन वृद्धि या बोनस भत्तों में होने वाली वृद्धि से प्रजा के हाथ में मुद्रा की पूर्ति जो है बढ़े, उत्पादन के साधनों भी बदले के रूप में आय में वृद्धि होते ही आपूर्ति में समान वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप क्रय शक्ति बढ़े, कुल मांग बढ़े, सामने कुल आपूर्ति वृद्धि न होने से भाव वृद्धि का जन्म होता है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि वित्त की पूर्ति में हुई वृद्धि का परिणाम भी और कारण भी है। बैंक के द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाकर और बैंकों की नकद आरक्षित मुद्रा में वृद्धि करके बैंक सरल शर्तों पर कम ब्याज की दर पर सस्ते कर्ज या लोन के स्वरूप में प्रजा के हाथ में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करते हैं, जो चीज वस्तु की मांग पर दबाव लाकर मूल्यों में वृद्धि करती हैं। तो ये हमने सारे यहाँ पे कारक देखे वित्त की आपूर्ति। तो अब देखते हैं दूसरा कारक क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि। भारत में औसतन 1.9% की दर से जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। भारत की सन 2011 में कुल जनसंख्या 121 करोड़ दर्ज की गई थी, जबकि देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि चीज वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि करके मांग आपूर्ति की स्थिति में असंतुलन बढ़ाती है। वस्तु की कमी उत्पन्न होने से मूल्य में वृद्धि होती है। जिस तरह खाने वाले लोग 10 हैं, ठीक है, और कंपनी में मतलब वो और खाने का सामान कितना, सिर्फ 5 ही लोगों के लिए हो, तो उससे क्या होता है, मूल्य वो लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं कंपनी वाले। नंबर 3, निर्यात में वृद्धि। विदेशी बाजार में देश की चीज वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से सरकार के द्वारा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहक कदमों के कारण निर्यात की चीज वस्तु की स्थानीय आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटती है और कमी उत्पन्न होती है। मांग के सामने आपूर्ति कम होने से मूल्य वृद्धि होती है। जैसा कि बच्चों बता दूं, अब फिलहाल के समय में अगर जिसके पेरेंट्स का घर का काम चल रहा होगा, चाहे आप सलिया खरीद रहे होंगे या फिर आप एस्ट्रोल का पाइप वगैरह अगर आप कंस्ट्रक्शन काम के लिए यहाँ पे पाइपलाइन उतारने के लिए ले रहे होंगे, तो आपने देखा होगा इन 3 महीने के अंदर आज़ादी से इतना भाव बढ़ गया कि आज तक कभी बढ़ा नहीं होगा। भाव बढ़ा तो है लेकिन भाव कम हो गया, लेकिन फिर भी
अभी जो हमारे 3 महीने के अंदर इतना भाव बढ़ा है, लेकिन वो भाव डाउन होने का नाम ही नहीं ले रहा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ से जो सारा कच्चा मटेरियल जो है वो विदेश दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब जिससे क्या होगा, हमारे भारत के अंदर उसकी शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, वो सामान जो होगा वो क्या मिलेगा, हमें महंगा मिलेगा। ये रीज़न है। अब उसका रीज़न क्या है, यहाँ के जो उद्योगपति जो लोग हैं वो विदेश क्यों बेच रहे हैं, उसका रीज़न भी है क्योंकि वहाँ उन्हें अधिक पैसा मिल रहा है और यहाँ उन्हें कम पैसा मिल रहा है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया के जो विदेश के जो मतलब इंडिया के जो उद्योगपति लोग हैं वो विदेश में माल क्या कर रहे हैं, यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये रीज़न था मेन। इसलिए निर्यात में वृद्धि होने से भी क्या होता है, भाव में वृद्धि होती है। आगे बच्चों हम नंबर 4 देखते हैं, कच्चे माल की ऊंची कीमत पर प्राप्ति। साथ ही इसमें देखते हैं, ठीक है, कच्चे माल की कमी हो, उसका मूल्य बढ़े तो उसकी चीज वस्तु का खर्च भी बढ़ता है। अंत में वस्तु की कीमत बढ़ती है। दूसरी तरफ उत्पादित वस्तुओं के ग्राहक मजदूर प्रजा हैं। वे क्रय शक्ति घटने पर वेतन वृद्धि की मांग करते हैं, जिससे संतुष्ट करने पर फिर से चीज वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ने से फिर से मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार मूल्य वृद्धि का विष चक्र जो है वो चलता रहता है। नंबर 5, काला धन। सरकार को चुकाने पात्र कर में से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहार को हिसाबी खाते में दर्ज नहीं किया जाता। कुछ लोग अपनी उच्च आय या अतिरिक्त आय को छुपाते हैं। इस तरह हिसाबी खाते में दर्ज नहीं हुआ और जिस पर कर नहीं चुकाया हो, ऐसी गैर हिसाबी आय को काला धन कहा जाता है। जैसे जो नेता लोग होते हैं वो अपना क्या करते हैं, टैक्स वगैरह बचाते हैं, छुपाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो जब नेता मतलब वो जब होते हैं वहाँ पे उस अपनी पोस्ट पे, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिससे वो काला धन बहुत सारा टैक्स का पैसा छुपा लेते हैं। यह काला धन रखने वाले लोग आयकर या सर्विस टैक्स के अधीन पकड़े जाने के डर से वित्त का क्या कर रहे हैं, संग्रह करने के बदले जल्दी जल्दी खर्च कर देने की भावना को रखते हैं और अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। यह सभी प्रकार का काला धन मूल्य वृद्धि का पोषक रहा। यानी जो काला धन है, यानी जब मार्केट में पैसा ही नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी मांगे जो फिर क्या होगा, पैसा जो लोग क्या करेंगे, उसका रेट बढ़ा देंगे। सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि। सरकार समय समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादकों, जैसा आपने देखा अभी पेट्रोल कितना रुपये, 81-82 रुपये लीटर हमारे सूरत के अंदर है। मुंबई में लगभग 90-92 रुपये लीटर है। रासायनिक खाद, चीज वस्तु, कृषि फसलों के समर्थन मूल्य बढ़ाकर पूरक कमी के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, जिसके कारण मूल्य वृद्धि होती है। इस प्रकार सरकार की मूल्य वृद्धि को जन्म देता है। यानी आप दूसरी तरीके से भी आप कह सकते हैं, यानी हमारी जो गवर्नमेंट जो है वो देश में किसी तरह की तंगी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीज़ का भाव ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे गवर्नमेंट जो है, हमारा जो पैसा जो है सरकार का, वो पैसा उनके पास आ जाए प्रॉफिट, जिससे वो देश को चला सके। तो इस प्रकार सरकार भी कुछ समय पर मूल्य वृद्धि बढ़ाती है, ठीक है, ऐसे संकट आने पर। नंबर 7 हमें दिया प्राकृतिक कारण। अतिवृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी यानी जैसे कह सकते हैं लॉकडाउन जैसे मानवीय परिबलों के कारण उत्पादन घटता है और उसकी आपूर्ति का विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपूर्ति घटने के साथ मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने से चीज वस्तु की मांग पर दबाव से मूल्य स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसा कि आपने देखा अभी लॉकडाउन हुआ था हमारे भारत में, ठीक है, लगभग 6 से 8 महीने तक। तो जिसके अंदर आपने देखा होगा राशन के लिए होड़ लगी थी, जिसमें जो दुकानदार थे उन्होंने खूब कालाबाजारी की, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे दाम में सामानों को बेचा और अधिक मुनाफा कमाया। नंबर 8 दिया कर को चोरी करना, यानी टैक्स को चोरी करना, संग्रहखोरी, यानी माल को क्या करना, एक जगह पे बंद कर दिया। जैसे कि मान लीजिए अभी गेहूं जो है, सारा स्टोरेज जो है उद्योगपति अपने अंडर में कर लेना, ठीक है, सारा सब कुछ गेहूं एक ही डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास रख लिया और उसके बाद पूरे मार्केट में चावल ही नहीं रहा, मतलब कोई अनाज ना रहा जो उसके पास है, फिर उसे ऊंचे दाम में बेचना, तो वो संग्रहखोरी कहलाती है। आगे कालाबाजारी। कई बार आयात कर मतलब जो टैक्स कर जो होता है वो ऊंची दर के कारण, कुछ वस्तुओं में आयात जो होता है वो प्रतिबंध या निर्यात प्रतिबंध के कारण, ठीक है, यानी यहाँ से आयात जो है करना, ठीक है। चोरी के विचार, चोरी छिपकर नहीं भरकर विदेशी सामान देश में लाया तो उसे दान चोरी कहते हैं। यानी विदेश से इंडिया के अंदर कोई सामान लाना जिसका टैक्स भारत सरकार को ना देना, तो ये दान चोरी इसे कहते हैं। भविष्य में मूल्य बढ़ेगा, ऐसे अटकलें या अफवाहें या आगाही के कारण भविष्य में मूल्य वृद्धि का लाभ उठा सके, उनके सामने रक्षण प्राप्त कर सके,
जिससे समाज के सभी वर्ग, व्यापारी, उत्पादक, ग्राहक वस्तुओं का जत्था कम अधिक मात्रा में संग्रहखोरी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है, कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है और बाजार में बहुत ही ऊंचे मूल्य वसूल करके लाभ की मात्रा बढ़ाकर प्रजा का अनुचित लाभ उठाते हैं और जिसे नफाखोरी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, सेम वही चीज़। इस प्रकार संग्रहखोरी, कालाबाजारी, नफाखोरी जैसे असामाजिक प्रवृत्तियां बाजार में चीज वस्तुओं की कमी उत्पन्न करती है, जो मूल्य वृद्धि के लिए मुख्य जवाबदार परिबल होती हैं, यानी संग्रहखोरी, कालाबाजारी, नफाखोरी। तो ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं, इन सभी प्रवृत्ति की वजह से बाजार के अंदर चीज वस्तुओं में कमी उत्पन्न होती है, जिससे किसी भी चीज वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि होने का एक जवाबदार परिबल कारण है। अगला बच्चों में टॉपिक दिए मूल्य नियंत्रण किस लिए। तो देखते हैं यहाँ पे सतत मूल्य वृद्धि का अर्थतंत्र पर तथा समाज के लोगों पर, समाज के जो जनजीवन है, जो जीने वाले जो बेचारे लोग जो हैं, उसके व्यापक, दूरगामी और विपरीत प्रभाव पड़ता है मूल्य वृद्धि के होने से, बढ़ने से। इस प्रभाव से बचने के लिए मूल्य नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न होती है, यानी मूल्य को जो नियंत्रण करके रखना। मूल्य वृद्धि होने से जो प्रभाव जो है वो निम्नानुसार नीचे हम दिए गए समझेंगे। नंबर 1, मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रय शक्ति में वृद्धि, चीज वस्तु सेवाओं की मांग में वृद्धि, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का विष चक्र चलता रहता है। गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुश्वार बन जाता है। नंबर 2, मूल्य वृद्धि से बचने और पूंजी सर्जन की दर में कमी होती है। आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन घटते हैं और नए उद्योग धंधे रोजगार में अवरुद्ध, यानी कह सकते हैं अवरुद्ध होते हैं। नंबर 3, विदेशी पूंजी का जो निवेश जो है वो घटता है। आयातित वस्तुओं में वृद्धि होने से, आयातित मतलब आने वाली वस्तुओं, ठीक है, जो विदेश से आती हैं, वो होने से आंतरिक बचत खर्च होती है, जो कई समस्याएं सर्जित करती है। यानी जितना हो सके हमें अपने इंडिया देश के अंदर जितनी उद्योगी चीज़ अच्छी होती है उसका ही हमें मतलब क्या करना चाहिए, उससे काम चलाना चाहिए। बाहर से ज़्यादा हमें माल सामान एक्सपोर्ट करना नहीं चाहिए, जिससे हमारी एक नई समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, किसी देश का हम माल सामान अपने इंडिया में आयात करेंगे तो क्या होगा, जहाँ जिस देश से भी वो माल सामान आ रहा होगा वहाँ के लोगों की क्या होगा, आय भी बढ़ेगी, ठीक है, वो लोग ज़्यादा कमाएंगे और हम क्या होंगे, उनसे खरीदेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा नुकसान भी होगा और हमारे देश का पैसा उनके देश में जाएगा। तो ये था। नंबर 4, आवश्यक चीज वस्तुओं का उत्पादन घटता है और कमी उत्पन्न होती है। लोगों का जीवन स्तर गिरता है, गरीब अधिक गरीब बनते हैं। जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। उसका यही कारण है। देश में आवश्यक चीज वस्तुओं के उत्पादन खर्च बढ़ने से वे महंगी हो जाती हैं, जिससे देश की निर्यात वस्तुओं का मूल्य बढ़ने और अनुपात में आयातित वस्तु बाजार में सस्ती होने से, देश के निर्यात में कमी होने से, आयात बढ़ने से मुद्रा का संतुलन बिगड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, चाइना का माल जो देख रहे हैं यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, तो लोग इंडिया का माल ना खरीद कर चाइना का माल खरीदते हैं, जिससे हमारे देश में एक मुद्रा का जो संतुलन जो है वो बिगड़ता है। ये रीज़न है। आयात निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है। नंबर 6, मूल्य बढ़ने से गरीब तथा मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में गिरावट आती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटमार, हत्या, अपराधी प्रवृत्ति, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसी अनैतिक प्रवृत्तियां समाज में बढ़ती है और समाज का नैतिक पतन भी होता है। इस प्रकार मुद्रास्फीति रूपी मूल्य वृद्धि अर्थतंत्र में बाधक होती है, इसलिए मूल्य वृद्धि को नियंत्रित में लाना एकदम ही आवश्यक होता है। तो ये हमने यहाँ पे कारक देख लिए। मूल्य वृद्धि मतलब यहाँ पे नियंत्रण करना क्यों आवश्यक होता है, ये हमने देख लिया। अगला नंबर 2 अगर हमें दिया गया, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो ये भी बच्चों 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है कि मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं। ठीक है, इसके 2 उपाय हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। अर्थतंत्र में कुल खर्च लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन चीज वस्तु सेवाओं का उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ता, जिससे मूल्य वृद्धि होती है। मूल्य वृद्धि नियंत्रण के लिए सरकार ने विविध कदम उठाती है। तो पहला वित्तीय कदम, नंबर 1 जिसमें दिया, भारत की मध्यस्थ बैंक अर्थव्यवस्था में से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है, जिससे लोगों की उपयोगी वस्तुओं का वित्तीय खर्च की वृद्धि पर अंकुश लगता है।
ठीक है। इससे वस्तुओं की मांग घटने से क्रमशः मूल्य भी घटते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, जो लोगों की उपयोगी चीज वस्तु है उस पर वित्तीय खर्च जो होता है उस पर क्या लगता है, यहाँ पे अंकुश उस पर लगा देते हैं। तो जिससे क्या होता है, लोगों की मांग घटेगी तो उससे उनका मूल्य भी क्या होता है, घटता है। यानी जो चीज़ ज़्यादा चलती है मार्केट में उसका भाव क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए उस पर क्या करती है, गवर्नमेंट अंकुश लगा देती है। तो जिससे लोगों की मांग घटती है तो उस पर क्या होता है, उस चीज़ वस्तु का रेट भी घटता है। मध्यस्थ बैंक के द्वारा ऋण नीति में ब्याज दर ऊंची की जाती है। यानी जो मध्यस्थ जो बैंक होते हैं उनकी जो ब्याज दर होती है वो क्या होती है, ऊंची की जाती है। जिससे लोन या ऋण महंगा होने से अनावश्यक पूंजी निवेश, सट्टा की निवेश जो क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी जो लोग लोन और ऋण महंगा होने से पूंजी निवेश और सट्टाखोरी ये सब क्या होती है, इस पर प्रतिबंध लग जाता है कि उनका ज़्यादा ऋण लगेगा। दूसरी तरफ ब्याज की दर बढ़ने से लोगों की बचत वृद्धि में वृद्धि होती है और डिपॉजिटों में विविध बचतों में निवेश बढ़ता है। इस प्रकार फंड प्राप्ति के अभाव से संग्रहखोरी सट्टाखोरी बंद होती है और नफाखोरी पर अंकुश लगता है। नंबर 3, बैंक दर में वृद्धि होने पर बैंकों को ऋण दर बढ़ानी पड़ती है, जिससे ऋण की मात्रा घटती है। अगर ऋण की दर बढ़ाते हैं तो उसकी ऋण की मात्रा क्या होती है, घटती है। जिससे ब्याज बढ़ने पर सट्टाखोरी में से अतिरिक्त वित्त खींचकर अर्थव्यवस्था में बचत के रूप में वापस आता है, जिससे पूंजी सृजन की दर बढ़ती है, नए धंधे रोजगार के क्षेत्र खुलते हैं। आगे दिया है, बैंकों के नगद आरक्षित मात्रा में वृद्धि होने से व्यापार बैंकों की शाखा पर नियंत्रण लगता है, कर्ज कम हो जाता है। नंबर 5, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करके व्यापारी बैंकों और लोगों के नगद आरक्षण में कमी आती है और लोगों के पास वित्त की आपूर्ति घटने से उपयोग खर्च घटने से मूल्य अंकुश में रहते हैं। नंबर 2, राजकोषीय कदम सरकार के द्वारा उठाया जाने वाला मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे राजकोषीय नीति अर्थात सरकार की सार्वजनिक आय व्यय की नीति, कर यानी टैक्स और सार्वजनिक ऋण की नीति। नंबर 1, सरकार जितना संभव हो वहां तक अपने खर्च में कमी करके देश के कुल खर्च में कमी करके वित्त की आपूर्ति घटाती है। जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता हो, तत्कालीन व लाभदायक न हो, ऐसी योजना को स्थगित करती है सरकार। प्रशासनिक खर्च में मितव्ययिता और अनावश्यक खर्च में कमी करती है। नंबर 2, कर की नीति के अधीन सरकार मूल्य बढ़ने पर लोगों के पास व्यय करने योग्य रकम की आपूर्ति घटे। इस उद्देश्य से चालू करे यानी जो रनिंग टैक्स जो होता है उसमें वृद्धि करती है। आयकर, कंपनी पर संपत्ति कर अधिक बढ़ाए जाते हैं, निर्यात पर नियंत्रण लगाया जाता है और आयातों पर अधिक मात्रा में कस्टम्स ड्यूटी लगाकर आयातित वस्तु महंगी होने से यानी इंपोर्ट वाली वस्तु महंगी होने से आयात क्या होता है, घट जाता है। इन उस पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है जिससे वो लोग इंडिया की चीज वस्तुएं यूज करते हैं। नंबर 3, सार्वजनिक ऋण की नीति के अनुसार सरकार लोन देकर अथवा अनिवार्य बचत योजना जैसी स्कीम लाकर समाज में होने वाले कुल खर्च को सीमित करने का प्रयास करती है। बचतों के प्रोत्साहन देने के विविध प्रोत्साहक कदम उठाती है, सार्वजनिक करों की मात्रा घटाती है, साथ ही सरकारी सब्सिडी के रूप में मदद में कमी करके प्रत्यक्ष जो कर जो होते हैं वो उसकी मात्रा और उनके क्षेत्र बढ़ाकर धनिक वर्ग की उपभोग की वस्तु यानी विलासिता पर ऊंची दर से कर लगाकर उनका उत्पादन क्या करती हैं, घटाती हैं। यानी जो चीज़ जो लोग खरीदते हैं महंगे लोग, ठीक है, जो शौक की चीज़ें जो होती हैं उस पर अधिक टैक्स लगाकर उसकी मांग को क्या करती हैं, घटाते हैं और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से आय की मात्रा क्या होती है, घटती है, जिससे वस्तु की मांग घटेगी और अंत में उसके मूल्य में क्या होगी, कमी आती है। अगला नंबर 3 दिए गया पूंजी निवेश पर अंकुश। अनावश्यक मौज शौक की वस्तुओं के पीछे पूंजी निवेश घटे, इसके लिए लाइसेंस या परवाना अनुमति पद्धति लागू करती है और उत्पादकीय स्वरूप के कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन बड़े ऐसे पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देती है। सट्टाकीय पूंजी निवेश घटे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े, ऐसे प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए। ब्याज की दर बढ़ाकर बचत प्रवृत्ति को उत्तेजित करके पूंजी सर्जन बढ़े, ऐसे प्रयत्न करने पड़ेंगे। नंबर 4, मूल्य नियंत्रण और मात्रा नियंत्रण। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के द्वारा मूल्य वृद्धि पर अंकुश
रखने की विवरचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पीडीएस है, जो भारत में 1977 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य समाज के निम्न आय समूहों और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले यानी बीपीएल और गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर कम आय वाले लोगों को आवश्यक चीज वस्तु उचित मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानें यानी FPSS के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में देश में लगभग 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें FPSS हैं। इन दुकानों से बिकने वाले वस्तुओं का भाव खुले बाजार की अपेक्षा कम होता है। वास्तविक भाव और सार्वजनिक वितरण के बाजार के भाव का अंतर सरकार चुकाती है और इस रकम को सब्सिडी कहा जाता है। ठीक है, सब्सिडी घर आप लेते हैं उसमें भी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, आप कार वगैरह खरीदते हैं उसमें भी आपको सब्सिडी मिलती है। ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी, कालाबाजारी में मनचाहे मूल्य बढ़ाने की परिस्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों के जीवन स्तर को टिकाए रखने में यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस आशीर्वाद स्वरूप बनी है, जो मूल्य वृद्धि को अंकुश में रखती है। इस व्यवस्था की सफलता के आधार अनाज वितरण और वितरण की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासनिक तंत्र, पारदर्शी प्रशासन और प्रामाणिक दुकानदारों पर होता है। नंबर 5, मूल्य निर्धारण तंत्र। संग्रहखोरी, सट्टाखोरी को नियंत्रण में लाने के लिए आवश्यक वस्तु के मूल्य को उचित स्तर टिकाए रखने के लिए वह बाजार में आसानी से मिलती रहे, इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का कार्य करती है। व्यापारियों से ऊंची निर्धारित मूल्य पर बाजार में वस्तु बेचने का आग्रह करती है। सरकार मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक चीज वस्तु की धारा 1955 में अमल में लाई है। जो व्यापारी सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर अपना माल सामान नहीं बेचते यानी उसे ज़्यादा भाव में बेचते हैं तो उनके विरुद्ध इस धारा के आधार पर कार्रवाई करके दंड दिया जाता है। यानी जो लोग सस्ती चीज़ों को ज़्यादा महंगे में बेचते हो, जो रेट फिक्स किया उस पर ना बेचकर अधिक भाव में बेचना, तो उसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। संग्रहखोरी, कालाबाजारी, सट्टाखोरी के विरुद्ध अभियान स्वरूप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट यानी पासा के अधीन आवश्यकता पड़े तो कानूनी रूप से गिरफ्तारी की जाती है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए व्यापारियों के गोदामों में रखी चीज वस्तु को जत्थे का नियमन, चेकिंग, स्टॉक पत्रक, भाव पत्रकों को पेश करने संबंधी कानूनी व्यवस्था, उसका उत्खनन करने पर सख्त दंडनीय कार्यवाही के द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के प्रयास किए गए हैं। सरकार ने अब तक प्याज, कपास, सीमेंट, खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन, चीनी, एल्यूमिनियम, लोहा फौलाद, रेलवे किराया आदि के मूल्य निर्धारण तंत्र के आधार पर निश्चित किए हैं। कुछ जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य भी इनके अतिरिक्त निश्चित किए गए हैं और मूल्य वृद्धि को रोका गया है। तो इस तरह का एडवर्टाइज भी देखने मिला होगा आपको, जागो ग्राहक जागो। इस प्रकार मूल्य वृद्धि को रोकने के उपाय एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, अलग नहीं परंतु परस्पर आधारित हैं, जिससे छूट-फूट एक दो कदम उड़ाने के बदले सर्वग्राही कदम उठाए जाएंगे तो ही निर्धारण परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा। अगला हमें दिया जागो ग्राहक जागो। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से ग्राहक या बाजार के समान लक्षणों वाली अनेक ब्रांड की असंख्य वस्तुएं मिलती हैं। वस्तु की विविधता, विकल्पों वाली अनेक उपयोग वाली वस्तु के संबंध में निरक्षर और अनजान ग्राहकों को संपूर्ण ज्ञान या जानकारी नहीं होती। उत्पादक और ग्राहक के बीच अनेक बिचौलिए होने से ग्राहक का विविध रूप से शोषण होने लगता है। अब बिचौली क्या होता है बच्चों, आपके मन में ये एक सवाल पैदा हो रहा होगा। तो जो मंडी के अंदर जो रेट फिक्स करते हैं तो उसे बिचौली कहा जाता है। जो बिहार में जो लोग होते हैं वो उन्हें बिचौली कहते हैं बिहार के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो इसका सेक्शन यानी जो सेकंड पार्ट जो है वो उसके आप 2 के अंदर। तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।